आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल को दिसंबर से शुरू करने का फैसला किया गया है। चाइना की तरफ से अपनी कसगर एयरवेज में अभी पूरी की पूरी 108 रेजिमेंट को तैनात किया गया है। भारत रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर लगभग 24 स्पिरिट लाइट टैंक को खरीदने वाला है। रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किए गए सुपरसोनिक टॉर्पीडो या यूं कहे कि स्मार्ट टॉर्पीडो में ऐसी क्या खास बात है? क्या इंडियन एयरफोर्स अभी एमएमआर से डील के साथ साथ एडिशनल 36 राफेल जेट को भी खरीदने का प्लान कर रही है? क्या अर्जुन टैंक से रिसेंटली फायर किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमारे T-90 टैंक से भी फायर किया जा सकता है? और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई के बीच ईरान की तरफ से किस वजह से अजरबैजान की बॉर्डर में लगभग 200 टैंक्स को तैनात कर दिया गया है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेकर है। स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है और आज इसका डीआरडीओ की तरफ से एक सफल परीक्षण को भी कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट को आज ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से सुबह के 11:45 के आसपास कंडक्ट किया गया था। इसके बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ट्वीट करके बधाई भी दी गई थी कि ये हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो टॉर्पीडो होते हैं उनकी रेंज लिमिटेड होता है और जो मॉडर्न हेवीवेट क्लास के टॉर्पीडो हैं वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक मार कर पाते हैं। लेकिन डीआरडीओ के मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो की बात करें तो इसमें एक रेगुलर टॉर्पीडो को एक सुपरसोनिक मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ऐसे में इसको टॉर्पीडो ट्यूब के बदले एक नॉर्मल मिसाइल की तरफ फायर किया जाता है और सबसे पहले मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करता है और टारगेट के करीब जाने के बाद ये अपने अंदर से टॉर्पीडो को रिलीज करता है और इसके बाद ये आगे चल के एक नॉर्मल टॉर्पीडो की तरह काम करता है। लेकिन ऐसे में दुश्मन को ये नहीं पता चलता है कि उसके ऊपर टॉर्पीडो फायर किया गया था या फिर मिसाइल को फायर किया गया था और एक आम टॉर्पीडो के मुकाबले इसको काफी दूरी से फायर किया जा सकता है और जब तक दुश्मन को इसके बारे में पता लगे और दुश्मन इसको डिटेक्ट कर पाएगा तब तक ये उसके काफी करीब आ चुका होगा और इसी वजह से इसको डिफीट कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी शिप या सबमरीन से किसी नॉर्मल हेवीवेट क्लास की टॉर्पीडो को फायर किया जाता है तो वो अपने टारगेट की तरफ मैक्सिमम 50 नॉट की रफ्तार में आगे बढ़ेगा। लेकिन मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सुपरसोनिक स्पीड में अपने टारगेट के काफी करीब चले जाते हैं, जिस वजह से टॉर्पीडो के पास पहले से ही काफी एनर्जी होती है और उसके बाद अपने रेगुलर प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से ये आगे बढ़ता रहता है और उस वक्त टारगेट और टॉर्पीडो के बीच जो डिस्टेंस होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका होता है, जिस वजह से इसको इवेड कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी के रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारत ऑफिशियली अभी एडिशनल राफेल जेट को खरीदने वाला है। इससे पहले फ्रांस की तरफ से बात बताया गया था कि वो भारत को एडिशनल राफेल जेट को ऑफर करने वाले हैं और मीडिया में भी बात कई बार आ चुकी थी कि भारत अभी एडिशनल 36 राफेल जेट को खरीदने वाला है। पर अभी पहली बार इंडियन एयरफोर्स के चीफ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अभी एडिशनल 36 राफेल को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत किया जा रहा है और 2016 में जब राफेल डील को फाइनल किया गया था तो उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे थे उसमें एडिशनल 36 राफेल जेट के लिए भी फैसिलिटी बनाए जा रहे थे और सेकेंड बैच में जो राफेल यहाँ पे खरीदे जाएंगे वो हमें पहले बैच के राफेल के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ने वाले, क्योंकि उनके लिए हमें एडिशनल वेपन्स या फिर किसी भी सर्विस को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस MK1A, मीडियम वेट फाइटर MMRC-2 और एमका प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसमें से नियर फ्यूचर में तेजस MK1A और MMRC डील को फाइनल किया जा सकता है। इससे पहले MMRC डील को कैंसिल करने की बात सामने आई थी, लेकिन इसको लेके अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंटरनल डिस्कशन किया जा रहा था और अभी इस डील को लेके कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक इस पर इशू किए गए RFI को अभी स्टडी किया जा रहा है और यहाँ पर MMRC-2 और एडिशनल राफेल डील को लेके शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है और अगर फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर भारत एडिशनल राफेल को खरीदता है तो फिर MMRC टेंडर को आगे बढ़ाने में हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है और ना ही इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। वैसे फाइनल डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लिया जाएगा और अभी 2023 से पहले भारत अपनी दोनों राफेल स्क्वाड्रन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने वाला है। अभी हमको फ्रांस की तरफ से टोटल 10 राफेल जेट डिलीवर किया जा चुका है, जिनमें से 5 अभी भारत में आ चुके हैं और 5 अभी फ्रांस में मौजूद है, जिनको नवंबर में भारत में लाने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि जब लद्दाख में
भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा तो चाइना की तरफ से अपनी टाइप 15 लाइट टैंक को लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया गया था। अब इसके बदले हमारे पास कोई भी लाइट टैंक मौजूद नहीं था, जिस वजह से हमने अपने T-90 और T-72 टैंक्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। पर इसी बीच रशिया से स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने के लिए भी बातचीत किया जा रहा था और अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक ये डील अभी काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुकी है। इस डील को जुलाई के एंड में फास्ट ट्रैक मोड में करने का फैसला किया गया था और अभी इसे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर साइन करने का फैसला किया गया है। इसके अंदर भारत 24 स्प्रूट टैंक को खरीदने वाला, जो कि हमारी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर आती है और इसके लिए पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से 500 करोड़ सैंक्शन किए जा चुके हैं। इन टैंक्स को अभी पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया गया और अभी भी रशिया में इनकी टेस्टिंग जारी है, लेकिन भारत इनको अभी इमरजेंसी बेसिस पर खरीद रहा है, जिस वजह से भारत में भी इनको टेस्ट किया जाने वाला है और टेस्टिंग के दौरान जो भी खामियां इसमें निकल के आएगी उसको रशिया की तरफ से शायद फिक्स किया जाएगा। स्प्रूट टैंक को खरीदने से भारत के लिए एक फायदा ये होने वाला है कि ये काफी हल्का है, जिस वजह से इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत इजीली एयरलिफ्ट कर सकेगा और हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग ब्रिजेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बॉर्डर एरिया में मौजूद है उनके ऊपर इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। वहीं पर लाइट टैंक होने के बाद भी इसमें 125 mm का मेन गन का इस्तेमाल किया गया, जो कि T-90 या फिर T-72 टैंक से लगभग सिमिलर है, यानी कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एमुनिशन को भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और T-90 के लिए भारत में जो एमुनिशन बनाए जाते हैं उसी को इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं पर चाइना की टाइप 15 की मेन गन के मुकाबले इसका गन काफी पावरफुल है और फायर पावर के मामले में यह टाइप 15 को आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसमें आर्मर के मामले में कुछ ज्यादा नहीं है, जिस वजह से दुश्मन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या दुश्मन की आर्मर पियर्सिंग राउंड इसके लिए काफी खतरनाक है। अगला अपडेट DRDO की लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को लेके है। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि DRDO की तरफ से अभी अर्जुन टैंक से अपनी नई लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के 2 बैक टू बैक सफल परीक्षण को कंडक्ट किए गए थे और अभी इस मिसाइल को अर्जुन टैंक के अलावा हमारे T-90 टैंक्स में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसकी बैक टू बैक 2 सफल परीक्षण करने के बाद DRDO अभी इसकी एक यूजर ट्रायल को भी अगले साल की फरवरी के महीने में शुरू करने वाली है। अभी अर्जुन टैंक से जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था उसमें टारगेट को 3 किलोमीटर की दूरी में प्लेस किया गया था और अभी यह मिसाइल सोर्सेस के मुताबिक लगभग 4 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन DRDO अभी इसको 5 किलोमीटर तक इंक्रीज करना चाहती है। इसकी पिछली ट्रायल को अहमदनगर में कंडक्ट किया गया था, लेकिन आगे से इसकी जो टेस्टिंग होने वाली है उसको किसी लार्जर फायरिंग रेंज में कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और फरवरी में इसकी यूजर ट्रायल को शुरू करने से पहले इसकी कुछ और टेस्टिंग भी होने वाली, जिसमें इसमें लाइव वॉरेट के साथ इसको टेस्ट किया जाएगा। अभी अगर इसे ऑपरेशनल किया जाता है तो इसे सिर्फ अर्जुन टैंक से ही फायर किया जा सकेगा और अभी हम अर्जुन टैंक को लद्दाख में लेके नहीं जा सकते हैं और अभी T-90 में इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसकी एक दूसरी वेरिएंट को डेवलप करना पड़ेगा या फिर इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन टैंक में 120 mm का राइफल गन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि T-90 में 125 mm का स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से DRDO इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने का प्लान कर रही है, क्योंकि अगर इसको T-90 में भी इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है तो तभी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले अर्जुन टैंक में लाहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन ये 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के अंदर वाले टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें 1.2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के साथ एंगेज होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत थी, जिस वजह से DRDO की तरफ से इस नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 1.5 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक एंगेज हो पाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी तिब्बत रीजन में मौजूद अपनी कसगर एयरबेस में काफी हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। पहले यहाँ पर 2 S-6 बॉम्बर को स्पॉट किया गया था, जो कि चाइना की KD-63 मिसाइल से इक्विप किए गए थे। ये एक तरह का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसको चाइना प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन तभी जो डिप्लॉयमेंट किया गया था ये परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं था और अगस्त के एंड तक यहाँ पर एडिशनल S-6 बॉम्बर भी मौजूद नहीं थे। लेकिन अभी यह लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज के मुताबिक कसगर एयरबेस में अभी चाइना की तरफ से लगभग 8 S-6 बॉम्बर को तैनात किया गया है और इसी दौरान चाइना की तरफ से यहाँ पर एडिशनल 6 S-6 बॉम्बर को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा अभी सेंट्रल चाइना की गोलमुद एयरबेस में भी लगभग 4 से 8 S-6 बॉम्बर को डिप्लॉय करने की बात सामने आई है और इन दोनों एयरबेस में अभी चाइना की तरफ से अपनी पूरी 36th एयर डिवीजन की 108 रेजिमेंट को तैनात किया गया है। इनमें कसगर को फॉरवर्ड एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जबकि गोलमुद को रिजर्व में रखा गया है जहां पर किसी भी इमरजेंसी में इसको एक्टिव किया जा सकता है।
अगस्त से सितंबर के बीच चाइना के अलग अलग एयरवेज में उसकी Y-20 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट को भी देखा गया था और ये वहां पे रेगुलर शॉर्टेज कर रहा था, जिससे ये साफ होता है कि वो किसी भी तरह की असॉल्ट ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे थे। साथ ही ये एयरक्राफ्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से ये संदेह किया जा रहा है कि इसकी मदद से चाइना एयर डिफेंस और आर्टिलरी गन्स को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी कीमत में एयरलिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा गोलमुद में अभी चाइना की तरफ से लगभग 18 हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय करके रखा गया और इन हेलीकॉप्टर्स के लिए अभी टेम्पररी बेसिस पर हेलीपोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, ऑपरेशन रूम, कंट्रोल सेंटर और पूरी की पूरी पीपल लिबरेशन आर्मी की स्पेशल फोर्स की कंबाइंड आर्म ब्रिगेड को तैनात किया गया है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके है। नेवी की तरफ से दिए गए रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक जल्दी ही INS विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू किया जाएगा। इसका इनिशियल हार्बर ट्रायल अगस्त के महीने से कंप्लीट हो चुका है और शेड्यूल के मुताबिक इसकी रेगुलर बेसिन ट्रायल को सितंबर के महीने में कंडक्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसको डिले करना पड़ा है। अभी इसको इसी महीने से शुरू करने का प्लान किया गया है। इसके बाद दिसंबर से इसकी कंप्लीट सी ट्रायल शुरू होने वाली है। इनिशियली फरवरी से इसकी मेन प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया था और अभी इसकी प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और शाफ्टिंग सिस्टम को टेस्ट करने का प्लान किया गया है। अभी तक INS विक्रांत में सभी ऑपरेशनल इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जा चुका है और दिसंबर से इसकी कंप्लीट सी ट्रायल को शुरू करने का एम रखा गया है। इसके बाद इसको 2021 के अंदर ही इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा और 2021 के एंड तक इसको फुली ऑपरेशनल किया जाएगा। इनिशियली इसमें नेवी की MiG-29 फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाएगा और अभी हमारे पास एडिशनल 24 से 25 MiG-29 मौजूद है। INS विक्रांत की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 40,000 टन के आसपास है, जिसमें 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और साथ ही 10 रोटरी विंग यानी कि हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। आगे चल के जब इंडियन नेवी की 57 कैरियर बाउंड फाइटर जेट को फाइनल किया जाएगा तो उसके बाद इसमें MiG-29 को रिप्लेस करना शुरू किया जाएगा और वैसे भी 2031 से 32 के बाद इंडियन नेवी में MiG-29 को रिटायर करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट आर्मेनिया और अजरबैजान को लेके है। आप में से बहुत सारे लोग कल मुझे आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में कुछ अपडेट देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज हम हमारी आखिरी अपडेट में इन्हीं तो कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अभी किस तरीके से लड़ाई चल रही है और इस पर मैंने पहले भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें इस लड़ाई के मेन कारणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी तक हमको ये पता था कि आर्मेनिया को अभी रशिया की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। और आर्मेनिया की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि अजरबैजान में अभी टर्की की तरफ से आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी अजरबैजान में अपनी ट्रूप्स को भेजे गए हैं। हालांकि इस बात को पाकिस्तान की तरफ से अभी इनकार किया गया है, लेकिन अभी इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अचानक से ईरान की तरफ से इसमें शामिल होने का फैसला किया गया है और ईरान की तरफ से भी आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए लगभग 200 टैंक्स डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी तक इनकी तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई, लेकिन अजरबैजान के साथ ईरान करीब 765 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है और ऐसे में अगर ईरान अपनी हेविली आर्म टैंक्स को इतनी बड़ी मात्रा में बॉर्डर में डिप्लॉय करता है तो इससे अजरबैजान के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ने वाली। ठीक ऐसे ही 1971 के दौरान भी चाइना की तरफ से ये सब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी तक इसके बारे में ईरान की तरफ से ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया है और जो भी किया जा रहा है इसे सिर्फ ईरान अपनी बॉर्डर तक ही सीमित रख रहा है और ईरान का कहना है कि इसको वो अपनी बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अजरबैजान और आर्मेनिया को इस बात को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने का सजेशन दिया गया है। पर एक तरफ ईरान खुद को न्यूट्रल बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से 200 हेविली आर्म टैंक्स को बॉर्डर में भेजने का फैसला किया गया है। ऐसे में ये दोनों तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक ईरान अभी आर्मेनिया को आर्म्ड सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।